स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में और यह उपस्थिति थोड़े दिनों के बाद हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपनी व्यस्तताओं, पेड ग्रुप के संचालन, इंटरव्यू के संचालन की वजह से थोड़ी सी परेशानी आती है, लगातार उपस्थिति नहीं हो पाती है। बावजूद उसकी एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जैसा कि आप जान रहे हैं, आने वाले समय में आपको यूपीएचएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 या 52 कोई भी हो सकती है वैकेंसी आपको मिल रही है। उस संदर्भ में आयोग के जो आपने देखी थी कि जिस तरह से निविदा टेंडर वगैरह मंगाए गए थे, यूपी पीएससी द्वारा जारी होने वाली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी निश्चित तौर पर आने वाली है। यूपी जीआईसी की जो यूपी पीएसएस के द्वारा संचालित होती है वो वैकेंसी आने वाली है, एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। और सारी वैकेंसी में आपको जीएस या जीके की भूमिका आप देख सकते हैं, उससे इनकार नहीं कर सकते। यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट में हम यूपीएचएससी के जो जीके पोर्शन की 30 प्रश्न आते हैं उस संदर्भ में बातें करेंगे और उसके पैटर्नों को देखेंगे, प्रश्नों को देखेंगे। आप निश्चित तौर पर इन प्रश्नों के जवाब देते हुए चलिएगा, अपने को आकलित करते हुए चलिएगा। यद्यपि यह प्रारंभ है, लेकिन अगर आगाज अच्छा होगा तो अंजाम भी अच्छा ही होगा और स्वर्णिम सफलता सुनिश्चित होगी। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, करंट अफेयर्स से है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सारे 6 यूनिट्स को सम्मिलित करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट में और इस तरह की सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। सारे करंट अफेयर्स के, चाहे सारे यूनिट्स के नोट्स सारे बाइलिंगुअल हैं। खैर, आप अपने स्तर पर देखिएगा, ज़रूरत महसूस करेंगे तो ज्वाइन करिएगा। अदरवाइज अगर आप अपने स्तर पर तैयारी करते हैं सो फॉर सो गुड। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा, यहाँ पर देख लीजिए किसके द्वारा ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा यह कब जारी किया गया? मई 2022 में। नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, उत्तरी कोरिया अंतिम स्थान पर है। 3 प्रश्न आपको मिल गए। यहाँ देखिए, एक प्रश्न में 3 प्रश्न मिल गए, उसके बाद चौथे प्रश्न को अभी आप देखेंगे। पहला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। दूसरा प्रश्न, इसके अनुसार पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे। अंतिम स्थान पर कौन है? उत्तरी कोरिया। और जो मेन प्रश्न हमारे द्वारा सृजित किया गया यहाँ पे वह है कि भारत की स्थिति क्या है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 रिलीज्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इन मई 2022, नॉर्वे रैंक्स फर्स्ट एंड नॉर्थ कोरिया इज एट लास्ट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया? दोस्तों यहाँ पर जो इंडिया की पोजीशन है वह है सी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 150, यानी भारत की जो स्थिति है वह 150 में है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ऐसा इसमें आप ध्यान में रखिएगा कि इंडेक्स से प्रश्न आते हैं, आप अपने स्तर पर भी तैयारी करिएगा। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, किस भारतीय फिल्म को रॉटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में टाइगर पुरस्कार और ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी पुरस्कार मिला है? यहाँ पर देखिए प्रश्न का संकलन देखिए कि यह कितनी महत्वपूर्ण फिल्म है जो 2 अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में इसने पुरस्कार हासिल किए हैं। इसकी महत्वपूर्णता को देखिएगा। पुरस्कार से अक्सर आयोग प्रश्नों का चयन करता रहा है। विच इंडियन फिल्म ऑल्सो ऑन द टाइगर अवार्ड एट रॉटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 एंड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022? और यह जा रहा है कुझंगल, यानी कि ए पेबल कंकड़। यह फिल्म है, तमिल की फिल्म है और इसको यह श्रेय जाता है। ये इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पर देखें, 1982 में स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की बात की जा रही है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न मिल गया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। यह एक्चुअली बेसिकली कृषि के संबंधित लोन और उसके संचालन वगैरह के लिए काम करता है। 1982
नाबार्ड, याद रखिएगा। अब यह प्रश्न देखिए, वाटरशेड, बैंक ने वाटरशेड और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2020 में किस कार्यक्रम की पहल की है? यह प्रश्न निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट है। विच प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड इन 2022 टू प्रमोट वाटरशेड एंड नेचुरल फार्मिंग बाय द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट एस्टैब्लिश्ड इन 1982। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। इसमें जो सही जवाब है दोस्तों वह है जीवा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आपको सारे प्रश्नों से अवगत करा रहा हूं। समय आपके पास भी कम है और इस भविष्य में हम डिटेल में जाएंगे। पहले आप पूरे प्रश्नों को देख लें, बहुत दिनों के बाद उपस्थिति है, आप एक बार अवगत हो लें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यह एनवायरमेंटल करंट से भी हो सकता है। प्रशांत महासागर के तट पर स्थित किस देश ने 12,000 बैरल कच्चे तेल समुद्र में गिरने से होने वाले पर्यावरणीय समस्याओं को देखते हुए जनवरी 2022 में 90 दिनों के पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की? विच कंट्री ऑन द कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन डिक्लेयर्ड अ 90-day एनवायरमेंटल इमरजेंसी इन जनवरी 2022 इन व्यू ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय लीकेज 12,000 बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल इन द सी? दोस्तों यह सामना करना पड़ा था। निश्चित तौर पर यह बहुत ही नुकसानदायक था समुद्री जीवों के लिए और यह सामना करना पड़ा था दोस्तों पेरू इसका सही जवाब है। आप निश्चित तौर पर इसको अपने ध्यान में रखिएगा। हम बढ़ेंगे 5वें प्रश्न की तरफ और 5वां प्रश्न जो है पुनः बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यह कह रहा है भारत का प्रमुख भू राजनैतिक और भू आर्थिक सम्मेलन रायसीना संवाद का यह 7वां संस्करण था दोस्तों। रायसीना संवाद 2022 के 7वें संस्करण का मुख्य अतिथि कौन रहा? दोस्तों यह दिल्ली में आयोजित हुआ था इस बार और यह कह रहा है कि इसका मुख्य अतिथि कौन था। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, यह पर्सनालिटी के लिए भी यह डिनोट हो सकता है। तो इसके जो मुख्य अतिथि थी वह थे उर्सुला वॉन डेर लेन। दोस्तों इसको अपने जहन में आप निश्चित तौर पर रखिएगा। उर्सुला वॉन डेर लेन जो यूरोप की महिला अध्यक्षा हैं यूरोपियन यूनियन की, वह इस बार की मुख्य अतिथि थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, 6ठा प्रश्न। मार्च 2022 में भारत के किस राज्य में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट ड्रोन स्कूल इनॉग्रेटेड इन मार्च 2022? और यह किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में यह किया गया है। मध्य प्रदेश के 5 शहरों में ड्रोन स्कूल की स्थापना करी गई है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ और 7वां प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब हम आ जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की तरफ और यह देखते हैं प्रश्न, पॉजिटिविज्म प्रत्यक्षवाद का वह पहल जो नैतिकता और मूल्य प्रणाली से संबंधित होता है तथा जिसमें शोधकर्ता पूर्वाग्रह से मुक्त होता है कहलाता है। इसमें आप जा सकते हैं एक्जियोलॉजी इसका सही जवाब हुआ दोस्तों। सी के साथ आप जा सकते हैं। हम बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की तरफ और 8वां प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि टोनी बुजान, ये ध्यान रखिएगा, यह टोनी बुजान द्वारा 1960 में विकसित शिक्षण की वह विधि जिसमें केंद्रीय अवधारणाओं से संबंधित मुख्य बिंदुओं या तर्कों को एक रेखा चित्र द्वारा दर्शाया जाता है कहलाता है। दोस्तों द मेथड ऑफ टीचिंग डेवलप्ड बाय टोनी बुजान इन 1960 इन विच द मेन पॉइंट्स ऑफ आर्गुमेंट्स रिलेटेड टू द सेंट्रल कंसेप्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डायग्राम। यह इसमें किससे किया जाता है दोस्तों? तो यह किया जाता है माइंड मैपिंग यानी कि मन मानचित्रण के द्वारा। इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। यह टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न है। अगला प्रश्न भी टीचिंग एप्टीट्यूड का है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुसंधान की किस विधा में उपकल्पना और सिद्धांतों के 2 पहलुओं कैसे और क्यों जैसे सवालों का परीक्षण किया जाता है? इन विच मोड ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस लाइक हाउ एंड व्हाई ऑफ 2 एस्पेक्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज आर एग्जामिन्ड। तो यह किया जाता है दोस्तों किसमें? तो यह किया जाता है आपको
व्याख्यात्मक अनुसंधान में, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप जा सकते हैं 9वें के सी के साथ, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के साथ, व्याख्यात्मक अनुसंधान के साथ। और हम बढ़ चलेंगे 10वें प्रश्न की तरफ। और 10वां प्रश्न पुनः एक बार महत्वपूर्ण है, टीचिंग एप्टीट्यूड से है। नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में है। जैसा कि आप जानते हैं कि कस्तूरी रंगन के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है, 34 वर्षों के बाद आया है, 1986 के बाद यह नई शिक्षा नीति आई है। तो इस सारी चीज़ों को अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा, इसके स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ यह प्रश्न कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब देखिए चारों, इसमें आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपने को बताइए कि इसमें चारों में से कौन सही नहीं है। पहला क्या कह रहा है, भारतीय जीडीपी का 6% हिस्सा NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्राचीन भाषा और विदेशी भाषा के लिए रखा गया है। चलिए, यह सही है। दूसरा क्या कह रहा है, शिक्षा को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। यह भी सही है। हायर एजुकेशन में MPhil डिग्री खत्म किया जा रहा है। यह भी सही है। लेकिन यहाँ जो चौथा कह रहा है, छात्र को न्यूनतम 4 भाषाओं का ज्ञान होगा, दोस्तों यह सही नहीं है। 3 भाषाओं के बारे में बात करी गई है। डी के साथ आप जा सकते हैं। और हम आ गए हैं अब कंप्यूटर के तरफ, यानी कि ICT के तरफ। और ICT आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हम आपको बता दें कि ICT और टीचिंग एप्टीट्यूड ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है इस बार एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 में। और बहुत सारे छात्रों का चयन 1 या 2 प्रश्नों से रह गया है। दोस्तों बड़ी सावधानी से आपको प्रश्नों का चयन करना है, बहुत सावधानी से अपनी तैयारी करनी है। अपनी अनंतिम स्वर्णिम सफलता सुनिश्चित करना चाह रहे हैं तो आप जीके के इंपॉर्टेंस को विस्मृत नहीं कर सकते, फाइनल सिलेक्शन में इसकी भूमिका को भुला नहीं सकते। आपने उदाहरण के तौर पर देखा है, अगर मजबूती के साथ अपनी पहचान, अपनी स्वर्णिम सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो तैयारी में लग जाएं। अपने कोर्स में आप माहिर हैं, अपने सब्जेक्ट में आप माहिर हैं, नेट हैं, डॉक्टरेट हैं, लेकिन जीके में भी माहिर बनिए और निश्चित तौर पर सफल होइए। मैं बार बार कहता हूं, अगर आप अपने स्तर पर कर पा रहे हैं सो फार सो गुड। अगर लगता है कि हमसे जुड़ने की आवश्यकता है, हमारे नोट्स, हमारे प्रैक्टिस सेट, हमारे करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट, हमारे क्विजेज में पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता है, बहुत ही न्यूनतम राशि अदा करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और वे सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं और अनंतिम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा में LISP तथा प्रोलॉग जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे दोस्तों, तथा तार्किक प्रोग्रामिंग जैसी भाषा का प्रयोग होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेजेस लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉजिकल प्रोग्रामिंग लाइक LISP एंड प्रोलॉग आर यूज्ड? एक बार हम आपको पुनः बता दें दोस्तों कि आप उन्हीं सिलेबस से, उन्हीं किताबों से प्रश्नों को हर बार नया पाते हैं। वही NCERT मैं कई बार कहता हूँ, वही बिपिन चंद्रा, वही ल्यूसेंट, वही लक्ष्मीकांत, सारी किताबें वही रहती हैं, लेकिन हर बार प्रश्न बदल जाते हैं। तो आपको जो प्रश्नों का जो चयन है वह बहुत महत्वपूर्णता के साथ करना है, बहुत जहीनता के साथ करना है, तभी जाकर के आपकी अनंतिम सफलता सुनिश्चित होगी। तो यह प्रश्न देखिए, इसका जो सही आंसर है वह निश्चित तौर पर दोस्तों 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा होगी। 11 का डी आपका सही जवाब है। हम बढ़ेंगे 12वें प्रश्न की तरफ और यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड। दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट लैन सही है, मॉडम मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन यह सही नहीं है। यह सी ब्लूटूथ उपकरणों के बीच वायरलेस संचार यह सही है। वाईमैक्स संचार प्रौद्योगिकी यह भी सही है, यानी कि बी सही नहीं है। आप बी के साथ जा सकते हैं, डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, आप अपने स्तर पर देख लीजिएगा। जब कभी समय मिलेगा मैं डिटेल्स प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित होऊंगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल की उत्पत्ति गूगल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है द पॉपुलर सर्च इंजन गूगल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड गूगल विच मीन्स। दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह ट्रेडिशनल प्रश्न है, आ भी सकता है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। वह नंबर जिसमें 1 के बाद 100 शून्य हो, डिटेल में नहीं जा रहे हैं, यही इसका सही जवाब है। ए के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में निर्मित
प्रथम कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यह ट्रेडिशनल प्रश्न है। कभी कभी आयोग ट्रेडिशनल प्रश्नों का भी चयन करता है और इसको जाना जाता है सिद्धार्थ के नाम से। यहाँ पर तथागत, परम अनुराग, इसको नहीं देखना है, हमें सिद्धार्थ को देखना है। सिद्धार्थ सही जवाब हुआ और हमें बढ़ चलना है 15वें प्रश्न की तरफ। और 15वां प्रश्न एक बार पुनः कंप्यूटर से है, ICT से है। निम्नलिखित में से किसे वेब ब्राउजर के रूप में जाना जाता है? दोस्तों विंग, स्टार्ट पेज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, हॉटमेल, इसमें से वेब ब्राउजर के रूप में इंटरनेट एक्सप्लोरर को जाना जाता है। आप अपने जहन में निश्चित तौर पर रखिएगा। और हम बढ़ते हुए आ गए हैं 16वें प्रश्न की तरफ। और 16वां प्रश्न एक बार समर्पित है मैन एंड एनवायरनमेंट के लिए। आप दोस्तों जैसा कि जानते हैं यह चौथी इकाई है, महत्वपूर्ण इकाई है। सारी इकाइयाँ महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, कहीं भी आपको चूकना नहीं है। अपनी स्वर्णिम सफलता अगर सुनिश्चित करनी है, शून्य कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा देने तथा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान किस शहर में देश के पहले ग्रीन बूथ का निर्माण किया गया? इन विच सिटी ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन बूथ वाज कंस्ट्रक्टेड? इन विच सिटी ऑफ द कंट्री, इसको ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट है या Green booth was constructed during the Uttar Pradesh Assembly election 2022 to promote carbon emissions and to make people aware of the environment। और यह किया गया कहाँ पे? यह दोस्तों किया गया लखनऊ में। बी के साथ आप जा सकते हैं। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और एक बात और आपको बता दें दोस्तों, मैं प्रारंभ से ही देखता हूँ, आप YouTube पे आते हैं, आप मेरे वीडियोज़ को देखते हैं। मैंने कभी आपसे न तो आपको लाइक करने के लिए कहा और नहीं कमेंट करने के लिए कहा, नहीं मैंने कभी आपसे ये कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी लगातार कृपा रही है, लगातार आपने सम्मान दिया है, तो वह सम्मान आप दिया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। कम से कम इतनी आपको तो करने, इतना तो आपका बनता है। आप फ़ायदा उठाते हैं, निश्चित तौर पर आप बहुत सारे सफलताओं में इसका योगदान रहा है, बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन पढ़ करके आप छोड़ देते हैं। आपको समझना चाहिए कि यह प्रश्नों के संकलन करने में, इनको बनाने में, इसको ट्रांसलेट करने में बहुत सारे मेहनत की आवश्यकता होती है। और आप सिर्फ पढ़ते हैं और उसको छोड़ देते हैं, और इतने इस स्तर पर जा कर के ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ें एक तरफा अच्छी नहीं होती। हम लगातार मेहनत करते रहें और आप उसको सराहें भी नहीं, यह अच्छी बात नहीं है। तो कृपया लाइक कर दिया करें, कमेंट किया करें, उसमें सुधार की गुंजाइश हो उसको बताया करें। कम से कम इतना तो आप करें। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ओजोन परत जिसको डॉप्सन इकाई में मापा जाता है, जिसके अंटार्कटिका के ऊपर हुई छिद्र का पता 1985 में ब्रिटिश दल ने लगाया था कि संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर देखिए, प्रश्न एक है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन इसमें कंसर्निंग प्रश्न मैंने रख दिया है कि अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र का पता किसने लगाया था? ब्रिटिश दल ने। यह प्रश्न आ सकता है, 1985 में लगाया था। एक प्रश्न और मैंने कहा, ओजोन परत की जो होल हो रही है, जिसको किससे मापा जाता है ओजोन परत को? तो ये ओजोन परत को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। अब तीसरा जो प्रश्न है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 16 सितंबर इसका सही जवाब हुआ। बी के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न यहाँ पर देखें कि विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर प्रदूषण के संबंध में दिया हुआ है और इसमें कौन मैच नहीं है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है, यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण का सूचक है, ग्रीन वाफलर ध्वनि प्रदूषण का सूचक है। लेकिन जो छाता विधान है यह जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित है, न कि यह जो पर्यावरण संरक्षण नीति आई थी उससे संबंधित है, न कि भोपाल गैस ट्रेजरीज है। भोपाल गैस ट्रेजरी 1984, मिथाइल आइसोसाइनाइड, सारी चीज़ें आपको याद होंगी। यहाँ पर डी गलत है। डी के साथ आप जा सकते हैं। हम पढ़ेंगे 19वें प्रश्न की तरफ। यह भूगोल संबंधित है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति सबसे अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है कहाँ पर? तो दोस्तों यह पाई जाती है, आप अपने ध्यान में निश्चित तौर पर रखिएगा कि यह सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल में है, सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का, वहाँ पर पाई जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न, जैव विविधता की समृद्धि की दृष्टि से निम्नलिखित में से विश्व का अग्रणी क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों जानते हैं यह ट्रेडिशनल प्रश्न है और निश्चित तौर पर इससे प्रश्न आते रहा है।
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जो इक्वेटोरियल वन है, जो सेलवाज, जो आपके अमेजन के वन है, कांगो बेसिन के वन है, उनको निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा समृद्ध माना जाता है जैव विविधता की दृष्टि से, बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से। एक के साथ आप जा सकते हैं और हम बढ़ेंगे 21वें प्रश्न की तरफ। और 21वां प्रश्न कह रहा है इतिहास से है, हिस्ट्री एंड कल्चर से है। दोस्तों बड़ा ही बहुत ही महत्वपूर्णता रखता है हिस्ट्री का सिलेबस, डिफाइन नहीं आयोग के द्वारा, इसलिए आपको वहाँ से प्रश्नों को चयन करने में सावधानी बरतनी होगी, पैटर्नों को देखना होगा। इस प्रश्न को देखिए, महात्मा बुद्ध द्वारा अपनाया गया सिद्धांत विश्व दुखों से भरा है, कहाँ से लिया गया है? महात्मा बुद्ध ने इसको अपनाया है, कहा है विश्व दुखों से भरा है। उन्होंने इसको कहाँ से लिया है, या उक्ति कहाँ से ली गई है, यह प्रश्न यहाँ पर कह रहा है। तो दोस्तों यह प्रश्न ली गई है, कहाँ से यहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद यानी डी के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, महत्वपूर्ण है, ट्रेडिशनल है। किस भारतीय सम्राट ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जैसे 3 संस्कृत नाटकों की रचना करी है? दोस्तों यह महत्वपूर्ण प्रश्न आप अपने ध्यान में रखिएगा। अशोक, अजातशत्रु, हर्षवर्धन या राज्यवर्धन? तो हर्षवर्धन इसका सही जवाब हुआ। हम बढ़ गए हैं 23वें प्रश्न की तरफ और यह बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है यह परीक्षा में आपको देखने को मिल जाए। स्टेटमेंट से प्रश्न आ रहे हैं, आप अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा, अपने स्तर पर भी पढ़ते चलिएगा। मैं बार बार आपसे कहता हूँ आप अपने स्तर पर भी पढ़ सकते हैं, जरूरत महसूस होती है आप हमसे जुड़ सकते हैं। यह स्टेटमेंट देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने यह कहा था, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी तुम ही लोगों में से एक हूँ? बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है दोस्तों। मैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, यानी कि हमें 1857 के बाद के रिवोल्ट को पढ़ना है। इसको देखिए, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी तुम ही लोगों में से एक हूँ। Who among the following had said during the freedom movement that I am with you by heart and I am also one of you by culture? यह बात किसने कही थी? तो दोस्तों यह बात कही थी एनी बेसेंट ने। सेंट्रल हिंदू बॉयज की स्थापना करने वाली एनी बेसेंट ने यह बातें कही थी। आप एनी बेसेंट से अवगत होंगे, होम रूल आंदोलन से भी आप अवगत होंगे। एनी बेसेंट के साथ आप जा सकते हैं, सी के साथ आप जा सकते हैं। हम बढ़ चलते हैं 24वें प्रश्न की तरफ और यह सोलर सिस्टम से है। सोलर सिस्टम आपके सिलेबस का हिस्सा है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सामान्यतः सौर मंडल के प्रत्येक ग्रहों की दिशा पश्चिम से पूर्व है। आप जानते हैं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व है। सारे ग्रहों की जो घूमते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वे पश्चिम से पूर्व करते हैं। लेकिन 2 ग्रह इसके विपरीत है जो पूरब से पश्चिम है, और वे कौन हैं? तो दोस्तों वे यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, यूरेनस और वीनस, अरुण और शुक्र। इसके साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की वह कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों कर्क रेखा जब भी आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब भी आता है, प्रश्नों की एक लिस्ट सी आ जाती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, एक मैंने बताया था आपको, यह कर्क रेखा बहुत महत्वपूर्णता रखती है। कितने डिग्री लेटीट्यूड पे है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। यह भी बात आती है भारत की कौन सी रेखा जो भारत को नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में विभाजित करती है, कर्क रेखा का नाम आता है। ये सारी चीजें कर्क रेखा से जुड़ी हुई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जुड़ी हुई हैं। लेकिन यह भी प्रश्न एक बार आ गया कि भारत की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न वर्ल्ड लेवल पर भी, वर्ल्ड लेवल की ज्योग्राफी पर भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब भी आएगा तो कांगो इक्वेटर को 2 बार काटती है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, अगर कभी कंपटीशन दे रहे हैं, निश्चित प्रश्न मिलेंगे। तो कांगो जो है वह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। या माही है, माही जो भारत में कर्क ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, माही इसका सही जवाब है। और अगर एक और प्रश्न आता है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि वह आ जाती है कौन सी? लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो है वह मकर रेखा को, जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उसको 2 बार काटती है। तो इसको आप ध्यान में रखें। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है उसका जो आंसर होगा वह होगा माही। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए एक बार हम आ गए अंतिम यूनिट की तरफ, और अंतिम यूनिट में जानते हैं कि पॉलिटी है, इकोनॉमी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रस्तावना आपके सिलेबस का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है।
प्रस्तावना की भाषा पर किस देश का प्रभाव है। देखिए प्रश्नों का चयन देखिए, महत्वपूर्णता देखिए और प्रश्न कैसे बनते हैं उसको देखिए कि द प्रीएम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। आसान सा हो गया, किससे लिया गया है तो लिया गया अमेरिका से। किससे, विच कंट्री हैज इन्फ्लुएंस ऑन द लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल। अब किस पर प्रभाव है, भाषा पर। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जो 4 ऑप्शन है इसमें ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब हुआ। आप ऑस्ट्रेलिया के साथ जा सकते हैं और हम बढ़ चलेंगे 27वें प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद के तहत एक स्वायत्त व संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। यूपीएससी का प्रावधान है। लोक सेवा आयोग आपके जो सिलेबस है उसका हिस्सा है और यह प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान किस भाग अनुच्छेद के तहत। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह कह रहा है अंडर विच पार्ट एंड आर्टिकल ऑफ the Indian Constitution there is a provision for the Union Public Service Commission as an autonomous and constitutional body। तो यह है दोस्तों भाग 14 अनुच्छेद 315। ध्यान रखिएगा, पार्ट 14 एंड आर्टिकल 315 निश्चित तौर पर, क्योंकि ऐसे प्रश्न लास्ट ईयर भी आए थे और आते रहते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न देखिए, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित, एक प्रश्न आपको मिल गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है, आर्टिकल 280। ध्यान में रखिए। दूसरा क्या कह रहा, गठित वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, अगर वर्तमान अध्यक्ष पूछता है एन.के. सिंह, यह भी सही हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 15वां। तीसरा प्रश्न भी आपको मिल गया और मेन प्रश्न भी बाकी है। ये देखिए, वित्त आयोग की सिफारिश किस अवधि के लिए की गई है। यानी एक प्रश्नों में 4 प्रश्नों का दर्शन आपको यहाँ पे हो रहा है। क्या कह रहा है 28वां, और इसका जो सिफारिश की गई किस सेशन के लिए, तो 2021 टू 22 टू 2025 26, यानी ए के साथ आप जा सकते हैं। और बढ़ेंगे हम 29वें प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न कह रहा है इकोनॉमी संबंधित है, सशक्त योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों सशक्त योजना जो संबंधित है वह बैंकिंग से संबंधित है, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। आप इसको निश्चित तौर पर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यह अंतिम प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यह टैक्स से संबंधित है, टैक्स आपके सिलेबस का हिस्सा है। मैंने कहा था आपसे कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, इसी तरह के प्रश्नों का संकलन और इस तरह के पीडीएफ की आपको आवश्यकता है। बहुत ही न्यूनतम राशि के साथ आप हमसे जुड़ करके वे सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न को देखिए, अंतिम प्रश्न है, भारत में गूगल टैक्स को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। गूगल टैक्स इज आल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इन इंडिया। दोस्तों इसको हम इक्वलाइजेशन लेवी के रूप में जानते हैं। बी इसका सही जवाब है। और इसी के साथ यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। भविष्य में हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।